Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about acute respiratory tract infections. Here ARTI और इसको हम ARI भी बोलते हैं. But before that, if you are new to my channel, then please hit the subscribe button to get the new notifications. So let's start the video. ओके सो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसको हम ARI और ARTI भी बोलते हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसमें मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. कि डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है. ARI refers to broad range of infections that prevents normal breathing pattern and it affects the respiratory tract including the nose, throat, एयरवेज एंड लंग्स. क्लियर. क्या बोला इन्होंने कि जो ARI है मीन्स जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसके लिए ब्रॉड रेंज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. लाइक इसको पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस कॉज नहीं करता, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कॉज करते हैं. ठीक है. जिसके कारण क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है वो अफेक्ट होता है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो किसमें हेल्प करता है, ब्रीथिंग में हेल्प करता है. ठीक है. तो इसकी वजह से जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो अफेक्ट होगा. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लाइक नोज, थ्रोट, एयरवेज एंड लंग्स. ठीक है. अब आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर डिवाइड है. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा नोज से स्टार्ट होता है, नोज, नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स मींस थ्रोट, देन उसके बाद लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स. ठीक है. ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. देन उसके बाद आता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आता है ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, लंग्स के अंदर की स्ट्रक्चर जो भी है. ठीक है. एल्वोलाइज वगैरह वो सारे. अब क्या होता है इसमें, क्या होगा कि नोज से लेके लंग्स तक पूरा ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा. क्योंकि क्लियर मीन्स पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है. देन बोला है कि वैसे तो ये जो डिजीज है ये एक्यूट है. एक्यूट मीन्स जो कुछ टाइम के लिए परसिस्ट करेगी, देन इसकी जो पेशेंट है इससे रिकवर हो जाएगा. बट समटाइम्स क्या होता है कि अगर इसको हम टाइमली ट्रीट ना करें या इसको मैनेज ना करें प्रॉपरली तो ये क्रॉनिक में भी कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर. तो क्या है कि अगर बोला है कि इस इन्फेक्शन को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है. तो क्या करना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है. उसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर बॉडी के अंदर फ्लो नहीं करेगा और ये समटाइम जो ये कंडीशन है ये फेटल भी हो सकती है, मीन्स पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकती है. ओके. ओके. नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ARI कि कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव एजेंट्स हैं जिसको कॉज कर सकते हैं. तो इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं कि रेंज ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. क्लियर. जिसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी आते हैं, वायरल इन्फेक्शंस भी आते हैं और समटाइम्स ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी कॉज हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम देखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है. जैसे फर्स्ट वन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, जो निमोकोकस है मीन्स जो निमोनिया कॉज करता है. देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो भी निमोनिया कॉज कर सकता है. ठीक है. देन बॉर्डेटेला परट्यूसिस, जो क्या करता है, वूपिंग कफ को कॉज करता है. ठीक है. हम ऑलरेडी कर चुके हैं वूपिंग कफ, 100 डेज कफ. मीन्स ये जो कफ है ये काफी सीवियर फॉर्म में होती है और काफी लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करती है. क्लियर. देन माइकोप्लाज्मा, ये कुछ एक बैक्टीरियल ऑरिजिन है, बैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो ARI को कॉज करते हैं. देन बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की. तो फंगल इन्फेक्शन के अंदर हमारी आती है एस्परजिलस स्पीसीज एंड कैंडिडा स्पीसीज. क्लियर. ये ARI को कॉज करेगी. ओके. देन आती है वायरल इन्फेक्शंस. तो वायरल के अंदर देखेंगे कौन कौन से वायरसेस हैं जो इसको कॉज करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एडिनो वायरस, जो क्या करता है बच्चों के अंदर कॉमन कोल्ड को कॉज करता है, लाइक ब्रोंकाइटिस कॉज करेगा, निमोनिया कॉज करेगा. ठीक है. मोस्ट कॉमन वायरस होता है जो क्या करता है बच्चों के अंदर कॉमन कोल्ड को कॉज करता है. देन इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी क्या करता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स करेगा, लाइक जैसे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं सेम उसी तरीके से होंगे बट इसके जो सिम्टम्स है वो थोड़े से सीवियर होंगे. ठीक है. देन राइनो वायरस, ये भी कॉमन कोल्ड को कॉज करता है. नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस. ठीक है. RSV, ये भी क्या करता है, कॉमन कोल्ड ही कॉज करता है. देन कोरोना वायरस, कोविड-19, जिसके जो सिम्टम्स हैं वो भी कैसे होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, मीन्स कोल्ड की तरह होंगे उसके सिम्टम्स भी. एंड पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एंटेरो वायरसेस. सो ये कुछ एक क्या है, बैक्टीरियाज, वायरस एंड फंगस एजेंट्स हैं
फंगल एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इस कंडीशन को अराइज करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। सो रिस्क फैक्टर से सबसे पहले बात करेंगे एज की। एज इज द मेन रिस्क फैक्टर। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि जो इनका इम्यून सिस्टम होता है वो फुली डेवलप नहीं होता, इस वजह से वो क्या होते हैं, ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनको इन्फेक्शन जल्दी कैच कर जाते हैं। क्लियर। तो क्या होता है एज में, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पर्सन जिनकी एज अब 60 है, उनका भी क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा। ठीक है, इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो जल्दी इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं। देन इम्यूनो डेफिशिएंसी, सेम बात वही कि अगर जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, ड्यू टू एनी इलनेस लाइक उसको एड्स है, HIV एड्स है, या उसको कैंसर है, या कोई ट्यूबरकुलोसिस है, या कोई अदर डिजीज है जिसकी वजह से क्या हो रखा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रखी है, मीन्स उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी वीक हो रखा है। तो उन केसेस में भी क्या होता है कि वो पर्सन भी इजीली इन्फेक्शन को कैच कर लेता है। ठीक है। देन आता है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। कुछ एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जो ऑलरेडी उस पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, लाइक ऑलरेडी उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो अफेक्टेड है किसी अदर कंडीशन की वजह से, तो उनको भी क्या होता है कि मतलब दूसरे इन्फेक्शंस को कैच करने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, कैपेबिलिटी होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी से वो दूसरे इन्फेक्शन को कैच कर लेंगे। लाइक मान लो उस पर्सन को अस्थमा है या COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो हो सकता है कि उसमें क्या हो, दूसरे इन्फेक्शन को वो कैच कर ले, प्लस इसके साथ साथ क्या करेगा, वो कॉम्प्लिकेशंस को भी अराइज कर देगा। क्लियर। देन स्मोकिंग, स्मोकिंग इज ऑल्सो ग्रेट रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह से ARI होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर, ये थे इसके रिस्क फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है रूट ऑफ स्प्रेड। मीन्स कैसे वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती है, मीन्स कैसे इसकी ट्रांसमिशन होगी। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो ARI है या ARTI है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू ये स्प्रेड होगी। मीन्स मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो कफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है या टॉक कर रहा है, तो उस ड्यूरिंग क्या होगा, जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में चले जाएंगे, और उस पर्सन के क्लोज कॉन्टेक्ट में अगर कोई दूसरा पर्सन है तो वो क्या कर लेगा, उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेगा और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो इनडायरेक्ट वे में भी हो सकती है। लाइक मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने उसने किसी आर्टिकल को टच किया, लाइक उसका कोई बुक्स है या फिर कोई भी डोर वगैरह है, ठीक है, डोर हैंडल है या कुछ भी है, ठीक है, उसको उसने टच किया, और जो हेल्दी पर्सन है जब वो वही सरफेसेस को टच कर रहा है, जो कंटेमिनेटेड सरफेसेस है उनको टच करेगा, तो क्या होगा, वो वायरसेस भी और जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, लाइक जैसे उसने मान लो किसी कंटेमिनेटेड एरिया को टच कर लिया, जो हेल्दी पर्सन है, ठीक है, किसी कंटेमिनेटेड एरिया को उसने टच किया, तो क्या होगा, उसके जो हैंड्स हैं वो भी कंटेमिनेटेड हो जाएंगे, और वही हैंड्स जो अपने माउथ नोज के ऊपर टच करेगा तो वो भी क्या कर लेगा, वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्लियर, ये इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। तो जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर जो सिम्टम्स होंगे वैसे ही इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। लाइक कफ होगा पर्सन को, ठीक है, सोर थ्रोट होगा, रनी नोज होगा, मीन्स राइनोरिया होगा, ठीक है, एंड फीवर होगा। फीवर जो है वो हाई ग्रेड या लो ग्रेड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉज कर रहा है। ठीक है, देन बॉडी एक होगा, मीन्स पूरी बॉडी के अंदर उसको पेन फील होगा, फटीग टायर्डनेस फील करेगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये इन्फेक्ट कर रहा है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट से। देन फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू एग्जामिन किया जाता है, इट मीन्स जिसमें हम लंग्स में देख सकते हैं कि कोई फ्लूइड वगैरह की अकुमुलेशन तो नहीं है, ठीक है, लंग साउंड को सुना जाता है। देन CBC मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC में हम WBC का अमाउंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग इन्फेक्शन जो WBC है उनका जो अमाउंट है वो हाई हो जाता है। ठीक है, देन CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसमें हम देखेंगे कि जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं वो बड़े हैं, जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन स्पूटम कल्चर, कल्चर से हम पता लगाएंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज कर रहा है। देन एक्सरे करेंगे, CT स्कैन करेंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन ही है जो इसके अगेंस्ट वर्क करती है, लाइक वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा,
ठीक है। इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट वैक्सीन है, देन निमोकोकल वैक्सीन है अगेंस्ट निमोनिया, क्योंकि इस कंडीशन से निमोनिया भी हो सकता है, तो निमोनिया के अगेंस्ट निमोकोकल वैक्सीन दी जाती है। या मीन्स जो भी प्रिवेंटेबल डिजीज हैं अगर उनसे हमें बचना है तो क्या करना है, प्रॉपर वैक्सीनेशन को लेना है। ठीक है। देन आता है हैंड वॉशिंग। जो हैंड वॉशिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्या होता है ड्यूरिंग, अगर क्या होगा कि अगर हम हैंड वॉशिंग परफॉर्म नहीं करेंगे आफ्टर एनी प्रोसीजर, ठीक है, हमने कोई भी पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर किया, देन हमने हैंड वॉशिंग नहीं की और दूसरे पेशेंट को हमने जाके टच कर दिया, तो क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। ये मान लो हमारे जो हैंड्स हैं वो इन्फेक्टेड नहीं भी है, तब भी क्या होता है कि जो हैंड्स हैं वो जर्म से कंटेमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग को मेंटेन करना है। देन अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द सिक इंडिविजुअल, मीन्स जो इंडिविजुअल सिक है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना है। ठीक है, उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में ना जाए। देन ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग क्या करना है, माउथ और नोज को कवर करके रखना है। क्लियर। देन स्टेइंग होम व्हेन सिक, इफ पॉसिबल, अगर जब तक आप क्या हो सिक हो उस ड्यूरिंग क्या करें, बाहर, घर से बाहर ना निकले। ठीक है, मीन्स दूसरे पर्सन से कॉन्टेक्ट ना बनाए। देन स्मोकिंग भी एक इसका रिस्क फैक्टर था, तो स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है। ठीक, ये थे इसके कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो क्या बोला उन्होंने कि जो वायरल इन्फेक्शन हैं उनके लिए जो एंटीबायोटिक्स है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती, तो उन केसेस में हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देना होता है, लाइक रेस्ट प्रोवाइड करना है, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, एंड गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ओवर द काउंटर मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है, लाइक सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। ठीक है, लाइक जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स है, कफ है, कि उसके लिए हम एक्सपेक्टोरेंट्स देंगे या एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन में हम सिट्राजिन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे सिम्टोमेटिक रिलीफ्स के लिए। फिर उसके साथ साथ अगर बैक्टीरियल ओरिजिन है, मीन्स बैक्टीरिया के साथ ही इन्फेक्शन कॉज हुआ है, तो उन केसेस में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लियर, ये इसका ट्रीटमेंट है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।